नमस्कार साथियों। वरदान डिजिटल क्लासेज में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है इनका और बहुत अच्छे प्रश्न हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। हूबहू कैसे प्रश्न है जो आने वाले हैं, पूरी चर्चा अपनी होने वाली है आज के इस वीडियो में। बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने रहेगा साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अब बिना देरी किए हुए चलो हम सीधे चलते हैं आज के सेशन में। तो साथियों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये सभी आपके साथी वरदान डिजिटल क्लासेज से जुड़कर अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं। ऐसे सैकड़ों साथी और भी हैं। मैंने आपको एक तस्वीर मात्र दिखाई है। आप भी वरदान डिजिटल क्लासेज से जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है। वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप है भाई अपना, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से भी हमें जुड़े और वहां से बहुत अच्छे प्रश्न, क्विज, न्यू अपडेट्स, ये सारी चीज आपको मिलती रहेंगी। ओके, अब आ जाओ भाई सीधे अपनी आज के जो वीडियो है, इसमें क्या क्या बातें हम पढ़ने वाले हैं वो सारी आपके सामने क्रम से रहने वाली हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म कब हुआ। तो साथियों, इनका जन्म जो है वो 1904 ईस्वी में कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगर बात करें हम मृत्यु की कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु है ये 1948 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है, 48 ईस्वी। और भाई इनकी मृत्यु जो है वो एक मोटर दुर्घटना में हो गई थी, एक्सीडेंट में, मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये दो बातें हैं वो जीवन परिचय से संबंधित है। जन्म स्थान की बात करते हैं आगे। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो इनका जन्म स्थान है वो है निहालपुर भाई। कौन सा है? निहालपुर। ओके, और ये निहालपुर जो कि प्रयाग के नाम से आप जानते हैं, प्रयाग में, ठीक है। तो निहालपुर प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई, वो की एक एक्सीडेंट में, एक मोटर दुर्घटना में हुई थी। ओके, तीन बातें हैं जो हमारी यहां तक क्लियर हो जाती हैं। अब भाई बात करते हैं इनके पति का क्या नाम था। पति के नाम की अगर बात करें तो इनके पति वकील थे भाई, ठीक है ना। वकील डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था पति का? वकील थे ये, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, ओके। और अब ये इनका विवाह हुआ, ये कब हुआ था? 1919, 1919 ईस्वी में, ईस्वी में, ठीक है। 1919 ईस्वी में इनका विवाह हुआ है भाई। अब आप देख सकते हैं 1904 में जन्म हुआ था, 1919 में विवाह हुआ है, मतलब 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी। क्लियर? अब पुत्री के नाम की भी बात कर ली जाए कि इनकी पुत्री का क्या नाम था। तो साथियों, इनकी पुत्री का नाम था सुधा। क्या नाम था? सुधा। अब ये क्यों पढ़ना चाहिए हमें, तो याद रखें, सुधा जो है इनकी शादी किससे हुई थी? अमृत राय से। अमृत राय। और अमृत राय कौन है? ये है मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि
बहुत ही फेमस है, आपको पता है। प्रेमचंद जी के पुत्र हैं भाई ये, तो हम ऐसे कह सकते हैं प्रेमचंद के पुत्र। कौन है? अमृत राय के साथ क्या हुआ था? विवाह हुआ था। किसका? सुधा का। ये लो भाई। तो यहां से हमें एक अच्छा बिंदु है, ये आपको जानकारी में आया है। कुल मिला के हम एक बार रिपीट कर लेते हैं यहां तक और फिर आगे बढ़ेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1948 ईस्वी में। मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु होती है। जन्म स्थान कौन सा है? जो कि निहालपुर प्रयाग में है। इसके बाद बात हुई हमारी कि इनके पति का क्या नाम है। तो इनके पति हैं जो वकील थे, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। उनसे शादी होती है। कब शादी हुई? 1919 ईस्वी में, जब सुभद्रा कुमारी चौहान हैं उनकी आयु 15 वर्ष की रही। इनकी पुत्री है, उसका नाम है सुधा भाई। और सुधा की शादी किससे होती है? अमृत राय। और अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के पुत्र हैं, उनके साथ विवाह होता है। ओके, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं प्रेमचंद हैं ये भी साहित्य से जुड़े हुए हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान है वो भी साहित्य से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? तो साहित्यकार के घर में ही जन्म हो जाता है एक तरह से। तो ये बात रही पुत्री की भाई। आगे बात करते हैं, देखो काव्य संग्रह। काव्य संग्रह से अच्छे प्रश्न आपके सामने रहेंगे और पहला काव्य संग्रह है वो है मुकुल। कौन सा है? मुकुल। ये ध्यान देने की बात है, अच्छा प्रश्न रहेगा, बहुत बार पूछा गया है। मुकुल जो काव्य संग्रह है इसका समय कब का है? 1931। 1931 ईस्वी। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मुकुल को अच्छे तरीके से याद रखना। मुकुल के बाद में नंबर 2 बात करते हैं अपन। तो दूसरा जो संग्रह है वो है त्रिधारा। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? त्रिधारा। इन दोनों को तो आपको विशेषता याद रखना है भाई। त्रिधारा। अब देखो त्रिधारा जो है इसको याद क्यों रखना चाहिए? तीन धारा, त्रि यानी तीन। अब इसमें तीन साहित्यकार हैं भाई। अब तीन साहित्यकार कौन कौन से हैं उनका नाम देखना। माखनलाल चतुर्वेदी है। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी है एक तो। ओके, दूसरे कौन से हैं? केशव प्रसाद। नंबर 2 कौन है भाई? केशव प्रसाद। ठीक है, केशव प्रसाद पूरा नाम पाठक। केशव प्रसाद पाठक। 2 हो गए। और तीसरा नाम जो आपको पता ही है, कौन भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ये तीन जो हैं, इन तीनों का संयुक्त काव्य संग्रह है ये, है ना? इन तीनों का क्या है भाई? ये तीनों का संयुक्त काव्य संग्रह। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने रहेगा। क्या भाई? माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद पाठक और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका संयुक्त काव्य संग्रह है, उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? त्रिधारा। ओके, तो मुकुल और त्रिधारा ये आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात आप नहीं भूलेंगे और अच्छे तरीके से ये आपके क्लियर हो गया होगा। तो काव्य संग्रह की बात हमारी यहां समाप्त होती है। काव्य संग्रह के बाद में बात रहेंगी भाई प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं। कविताओं से भी अच्छा प्रश्न है, वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो कविताओं में सबसे पहली कविता है इनकी वो है नीम। किस नाम से है? नीम। चलो एक एक करके मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान देते चलें। पहली कविता क्या नाम है? बोलो। नीम। इनकी पहली कविता है ये, पहली कविता। और पहली कविता इसलिए आपको याद रखना है नीम। नंबर 2 जो कि बहुत फेमस रही है,
और इनकी प्रसिद्धि का आधार भी है झांसी की रानी। झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो वो बात याद रखनी है आपको। झांसी की रानी किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी है। और मैं ऐसे कह सकता हूं, इनकी सबसे प्रसिद्ध इनकी सबसे प्रसिद्ध अमर रचना है। ओके, सबसे प्रसिद्ध अमर रचना है भाई इनकी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये। अगली कविता पर आते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण एक और है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, यार ये भी बहुत ही फेमस रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद रखना है आपको। सीधा सीधा प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलने वाला है। अच्छा भाई, इससे आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग, ये भी इनकी कविता है। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। ठीक है, एक कविता ये रहेगी इनकी। और एक कविता झंडे की इज्जत में, कौन सी? झंडे की इज्जत में एक कविता ये है, झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक कविता ले सकते हैं स्वदेश के प्रति, क्या नाम है? स्वदेश के प्रति। इनको दोहराते हुए चलें, स्वदेश के प्रति। बताओ, देशभक्ति से संबंधित रही है ये सारी, देखो देख पा रहे हो आप? तो इस तरह से। और एक रचना और देशभक्ति से संबंधित, वो याद रख सकते हैं, उसका नाम रहेगा सेनानी का स्वागत। सेनानी का स्वागत, ये चलो ये हैं भाई प्रमुख कविताएं। तो ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं जहां से प्रश्न आता है, ये मैंने आपको यहां इंगित किया है। पहली कविता बताओ कौन सी इनकी? नीम। सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध अमर रचना कौन सी? झांसी की रानी। वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहां महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनकी चर्चा हमारी हुई है। जलियांवाला बाग के बाद में एक कविता कौन सी है? झंडे की इज्जत में। एक है स्वदेश के प्रति और एक है सेनानी का स्वागत। ओके, तो इस तरह की ये प्रमुख कविताएं हैं जो इनकी रही है। उम्मीद करता हूं ये बातें अपनी क्लियर हो गई होंगी। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, इससे आगे बात करते हैं किसकी? कहानी संग्रह। कहानी संग्रह, तो कहानी संग्रह कौन से भाई? एक जो इंपोर्टेंट है याद रखना, बिखरे मोती। बिखरे मोती, ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, बिखरे मोती। और इसके बाद में एक आपको और याद रख लेना है, कौन सा? उन्मादिनी। उन्मादिनी, बिखरे मोती, ये तो इंपोर्टेंट है ही। एक रहेगा कौन सा? उन्मादिनी, ये याद रखना है। और सीधे सादे चित्र, सीधे सादे, सीधे सादे चित्र, ये तीन कहानी संग्रह भी याद रखने होंगे भाई। अब ये तीन कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह कौन से हैं देखो एक बार आप। बिखरे मोती, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उन्मादिनी,
और तीसरा सीधे साधे चित्र, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से अपने को ये बातें याद रखनी होंगी। अच्छा भाई, तो यहां पर एक बात हम और देख सकते हैं कि पुरस्कार कौन सा मिला। पुरस्कार की बात करते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, बिखरे मोती, इस पर इनको एक पुरस्कार मिला है। कौन सा भाई? शेख सरिया, शेख सरिया पुरस्कार मिला। ठीक है ना। अब ये शेख सरिया पुरस्कार जो मिला है, वो कौन सी रचनाओं पर मिला है? तो याद रखें, एक तो मुकुल, क्या नाम था? मुकुल, जो कि हमने अभी पढ़ा है। और दूसरा कौन सा है? बिखरे मोती। मुकुल और बिखरे मोती, बिखरे मोती रचनाओं पर। यस, तो अब आप देख सकते हो भाई, जब पुरस्कार मिला है तो महत्वपूर्ण है। तो ये मुकुल और बिखरे मोती दोनों अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो यहां से पूछे जाते हैं। ये पुरस्कार की बात हो गई भाई, है ना। तो अब यहां तक कहानी संग्रह की भी हो गई, कविताओं की भी हो गई, काव्य संग्रह की बात हो गई, पुरस्कार की भी हमारी बात हो गई, जीवन परिचय की बात हो गई, जहां से कि आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अब यहां हम बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की भाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें क्या क्या बात याद रखनी है जहां से प्रश्न आ सकता है। इनकी जो रचनाएं हैं, पहला तथ्य देखो, रचनाओं का, रचनाओं का मुख्यतः वर्ण विषय क्या रहा है। अब आपने इतनी कविताएं पढ़ी हैं, इनकी रचनाएं देखी हैं, इन रचनाओं का मुख्यतः वर्ण विषय क्या है? किस पर आधारित रचनाएं हैं? किन किन बातों का वर्णन किया गया है? तो वही तो वर्ण विषय है। तो वर्ण विषय की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें एक तो बात हो रही है राष्ट्रीयता की भाई। सारी रचनाएं देशभक्ति संबंधित देखी है ना आपने। तो एक तो किससे? राष्ट्रीयता की बात होती है, और दूसरी बात इन्होंने की है किसकी? घरेलू जीवन की, है ना। राष्ट्रीयता एवं घरेलू जीवन, राष्ट्रीयता एवं घरेलू जीवन, ये मुख्य वर्ण विषय है इनकी कविताओं का। तो अगर यहां से सीधा प्रश्न रहे, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं का मुख्य वर्ण विषय क्या है? तो राष्ट्रीयता, देशभक्ति की बात होती है, और साथ में घरेलू, कैसा? घरेलू जो जीवन है उनकी बात होती है। तो ये उनका मुख्य विषय रहता है भाई। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो नंबर 2, दूसरा एक कथन है वो देखेंगे। कथन है भाई, जैसा कि आप ऊपर देख ही पा रहे हो, कौन सी भावना है? राष्ट्रीयता की है, और दूसरी घरेलू है तो मानवता। राष्ट्रीयता एवं मानवता, राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं, राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों, कोमल स्वरों को झंकृत, स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री। ठीक है,
ये है मत। अब देखो भाई, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, या तो कथन से भी प्रश्न आ सकता है किसी भी तरह से, राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री कौन है? तो क्या कहोगे? सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगर प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवयित्री किसने कहा? किसने कहा? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो याद रखना ये कथन किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है भाई। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी का ये कथन है। तो यहां से किसी भी तरह से प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये दूसरा बिंदु है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखो, झांसी की रानी जो हमने पढ़ी है, इनकी प्रमुख कविता है, अमर रचना है एक तरह से कहें तो, इनकी बहुत ही फेमस और बुंदेलखंड क्षेत्र का उसमें जिक्र हुआ है। ठीक है, तो उनकी शैली पर आधारित बहुत अच्छा कथन है। देखो, तीसरा बिंदु अपना, तो इसमें आप कहोगे बुंदेले, बुंदेले हर बोलों के मुंह, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कथन है ये, ठीक है ना। झांसी की रानी कविता आपने पढ़ी है, ये है उनका। और इसमें देखो वर्णन किसका हुआ है, तो देखो नाम शुरू में ही हमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब, बुंदेले का मतलब किससे है? बुंदेलखंड की लोक शैली में, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की जो लोक शैली, लोगों की बात हो रही है, लोगों के मुंह की बात है, लोक शैली। ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेंगे। यहां से आपके एज इट इज प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मैंने आपको बताई है। यहां से आपको सेम प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना। और अब हम आगे बात करते हैं। अपना सेशन तो यहां समाप्त हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ओके, और ये साथी आप देख ही पा रहे हो, वरदान डिजिटल क्लासेज के सितारे हैं ये। और अगर आप संपूर्ण हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 5,000 से अधिक प्रश्न है उसमें, मात्र 99 रुपए में आपको मिलने वाली है। कहां मिलेगी? वरदान डिजिटल क्लासेज अपना ऐप है, ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे जरूर जुड़ जाएं। क्लियर? और एक बात और बता दूं भाई, अगर आप कंप्लीट हस्तलिखित बेहतरीन नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ऐप से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। अगर कंप्लीट हिंदी साहित्य की बुक चाहिए आपको हस्तलिखित, तो आप घर बैठे वो पुस्तक मंगवा सकते हैं।
इसके लिए जो हमारे नंबर हैं 7688249889 या फिर 9460604989, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। डेमो देखना चाहें तो व्हाट्सएप पे डेमो भी देख सकते हैं। रही बात कोर्स की, अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे विश्वसनीय कोर्स आपको मिलने वाला है हिंदी का वरदान डिजिटल क्लासेज ऐप पर ही, और ये सभी साथी इस चीज के प्रमाण भी हैं। ओके, तो इतना सस्ता कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, और लास्ट तक आप जुड़े रहे हैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ये बिना कहे कर दिया करो। अगली मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में, बहुत ही शानदार और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आप लगातार जुड़ के रहिए और आनंद लेते रहिएगा। धन्यवाद।